हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी की तैयारी में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स रेडी कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं अपने प्रीवियस पेपर्स की। अब क्योंकि हमें पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हार्डली हमारे पास 1 मंथ भी नहीं बचा है एनटीपीसी एग्ज़ाम का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल लास्ट का जो 1 मंथ होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो हमारा होता है प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 से 3 महीने या 6 महीने पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने सारी तैयारी कर ली है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस पेपर देख के देखिए और देखिए आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है। तो वो अगर कोई भी चैप्टर बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब में जाइए, इन्फो कैप्सूल उसमें सर्च करिए, उसमें प्रियंका नाम सर्च कीजिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी या पढ़ाती हूँ। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो जो चैप्टर्स आते हैं उन सारे चैप्टर्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा उसमें पढ़ाया गया, समझाया गया। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी एग्ज़ाम में तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस पेपर की। लास्ट के 2 लेक्चर्स में भी हमने प्रीवियस पेपर पढ़ा था। आज हमारा जो प्रीवियस पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एनटीपीसी के 2 अगस्त के एग्ज़ाम में आया था 2016 में। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए थे। क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब प्रिपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें वर्ड दिया है। अब हमें पता करना है कौन सा वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता। अगर प्रिपरेशन में हम पेपर अगर हम देखें पी, तो हमें यहाँ पे एक पी दिया हुआ है, फिर ए दिखा जाए तो ए हमें दिया हुआ है, फिर एक पी और दिया हुआ है, फिर ई यहाँ पे दिया हुआ है और हमारा आर दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड है वो हमारा दिया हुआ जो शब्द है प्रिपरेशन उसकी हेल्प से बनाया जा सकता है, यानी फर्स्ट वाला वर्ड हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सेकेंड वाले वर्ड की बात करेंगे। सेकेंड वर्ड है राशन, तो आर ए। तो देखिए आर हमें ये एक दिया हुआ है, यहाँ हमें एक आर दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ, TION दिया हुआ, यहाँ पे ए TION। तो हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो भी इससे बन जा रहा है। अब हम थर्ड वर्ड चेक करेंगे। थर्ड वर्ड क्या है हमारा, PART, पार्ट। तो पार्ट जो है वो हमारा इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम चेक करते हैं। तो पी यहाँ पे दिया है, ए दिया है, आर दिया, उसके बाद टी दिया है। तो हमारा क्या है, जो पार्ट है वो भी हमारा इससे बन जा रहा है। अब हम एक और चेक करते हैं। देखिए पीपल, पीपल में एक पी यहाँ है, एक पी यहाँ, ये वाला पी यूज हो गया। फिर यहाँ पे ई दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, या यहाँ पे ई दिया हुआ है और ओ दिया हुआ है, फिर यहाँ पे पी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक पी हमारा यूज हो चुका था, दूसरा पी और दिया है, 2 पी यहाँ पे दिए हुए और इसलिए 2 पी यहाँ दिए, तो इसको ले लेंगे। फिर अब एल की बात करेंगे। अब एल हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो क्या एल हमारा प्रिपरेशन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और ई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ई का भी अगर हम बात करें तो ई हमारे यहाँ पे एक ई दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे 2 ई दिए हुए हैं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स किसी वर्ड में दिए होंगे उतने ही लेटर्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें अगर नहीं दिया होगा उससे ज्यादा तो हम उसको रॉन्ग मांगेंगे। तो यानी हमारा जो एल है और जो ई है दूसरा वाला, ये यहाँ पे इस लाइन वाला, ये हमारा प्रिपरेशन में नहीं दिया है। तो इस वजह से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा आ गया वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड था हमारा चैप्टर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज prop is written as 61 and rate is written as 46. How is mock written in that code language? एक निश्चित कोड भाषा में प्रॉप को 67, रेट को 46 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में मॉक कैसे लिखा जाएगा। तो ये दिया है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉप को कैसे लिखा जाता है। अगर प्रॉप की बात करें तो हमारा PRO
P, ये हमारा हो गया है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमारा P है वो किस पोजीशन पे आता है। तो हमारा P आता है 16 पे, R आता है हमारा 18 पोजीशन पे, O आता है हमारा 15 पोजीशन पे और ये हमारा आता है 16 पोजीशन पे। अगर इन सबको हम ऐड करें तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा 65। ठीक, कैसे? 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25 का 5 कर गया 2 और बाकी में यहाँ पे 4 प्लस 2 आ गया 65। यहाँ पे हमारा 65 दिया हुआ है। ठीक है, हमें लेकर आना है 67। तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर ले तो हमारा 67 आ जाएगा। लेकिन अगर कई सारे स्टूडेंट सोचे कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि लॉजिक हमारा सही है, तो उसको लॉजिक चेक करने का तरीका ये है कि ये जो लॉजिक हमने लगाया सेम यही लॉजिक हम नेक्स्ट वाले में लगा के देखेंगे। अगर उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यही वाला लॉजिक लग रहा है, तो हम यही वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाएंगे। और हमें दिया हुआ है रेट का कोड RATE। तो R होता है 8 पोजीशन पे, 18 पे, A होता है फर्स्ट पोजीशन पे, T होता है 20th और E होता है 5 पे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने +2 ऐड किया था, वहां पे हम +2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 46। तो अब हमको बताना है मॉक का कोड। तो ये लॉजिक हमारा दोनों में लग रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर अब हम मॉक का कोड देखें MOCK, तो इसको हम सॉल्व करें 11 15 प्लस 3, फिर K का देखें सॉरी M की पोजीशन होती है 13। M हमारा हो गया 13 पोजीशन पे, ये 15 पे, ये 3 पे और K होता है 11th पोजीशन पे। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 1 2 3 1 4 42। तो हमारा आ गया 42। अब जिस तरह से जो हमारा पोजीशंस को ऐड करके जो हमारा फाइनल आ रहा था उसमें हम क्या कर रहे थे, प्लस का 2 ऐड कर रहे थे, तो उसी तरह यहाँ पे हमारा प्लस का 2 ऐड होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 44। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए, हमेशा उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप उसमें देखें कि मतलब कौन सा लॉजिक चल रहा है। तो लॉजिक सही पता करने का तरीका कि वही लॉजिक आप फर्स्ट वाले स्टेप में लगाए। अगर फर्स्ट के अलावा सेकंड स्टेप में भी यही वाला सेम लॉजिक चल रहा है तो आप सेम वही लॉजिक लगा सकते हैं, यानी आपका लॉजिक सही जा रहा है। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइनस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई, डिवाइडेड रिप्रेजेंट्स प्लस, प्लस रिप्रेजेंट्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स माइनस। फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में माइनस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, डिवाइडेड बाय प्लस को दर्शाता है, प्लस डिवाइडेड को दर्शाता है और मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है। अब पता लगाना है। अब हमको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जो साइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है वो चीज़ हम करके सॉल्व कर देंगे। अगर बात करें 35 की, यहाँ माइनस है, माइनस हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई 12, प्लस दिखाता है डिवाइडेड को, तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई दिखाता है माइनस को, तो यहाँ आ गया 50 और डिवाइड दिखाता है प्लस को, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 40। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करके देखें। तो अगर 35 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 50 प्लस 40। अब अगर इसको सॉल्व करें 5 2 10, 5 7 35, 2 1 2, 2 6 12, 7 6 42 माइनस 50 प्लस 14, तो 42 में 14 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 56 माइनस 50, तो इसको माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 6। ठीक, हम जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वोडमास रूल से ही सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखें वोडमास रूल से ही कोई भी इक्वेशन का सही आंसर आता है। अगर आप वोडमास रूल से नहीं सॉल्व करते तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसी इक्वेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने सबसे पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर प्लस और सॉल्व किया,
फिर माइनस सॉल्व किया। अगर हम यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको 10 से डिवाइड करते, फिर माइनस कर देते, तो हमारा आंसर गलत आंसर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें तो हमेशा उसको वुड-मास रूल से ही सॉल्व करें, क्योंकि इसी तरह से ही सॉल्व किया जाता है हमारी कोई भी इक्वेशन को, इसी रूल से। क्यों? वुड-मास रूल अगर आपको याद करने में थोड़ी तकलीफ हो तो आप ऐसे याद कर सकते ना, पूरा पोर्शन याद करो, DMAS याद करो, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है इनमें से कौन से दो साइंस हम अगर इंटरचेंज करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, अब इक्वेशन अगर देखते हैं तो क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 माइनस 10 प्लस 14। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा 12 आना चाहिए, तो ऐसे करें। अगर हम मल्टीप्लाई और माइनस इसको चेंज करें, मतलब आपस में चेंज करें, तो अगर मल्टीप्लाई को माइनस कर दे तो हमारा जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है वो माइनस कर दे। अगर 16 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई को माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई, तो हमारा देखते हैं 14 आएगा। यहाँ पे 4 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 14 आएगा, तो 4 माइनस 80 प्लस 14, तो यानी इससे हमारा 12 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको इंटरचेंज करें तो इसको मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें, माइनस 10 प्लस 14, अगर 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 10 का प्लस 14, 8 माइनस 10 प्लस 14, तो 14 प्लस 8 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 14 प्लस 8 6 22 माइनस का 10 इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया हमारा 12 आंसर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड वाली इक्वेशन दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज करें, यानी जो हम इक्वेशन दी हुई है उसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर 12 आ रहा है। एक बार हम सी और डी ऑप्शन भी चेक कर ले। सी और डी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड और माइनस का करेंगे, तो डिवाइड की जगह माइनस, तो माइनस की जगह डिवाइड। तो इसको अगर हम करें तो 16 माइनस 4 इंटू 8 अपॉन 10 प्लस 14, तो 2 से करो, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब इसको करेंगे तो 16 माइनस 16 अपॉन 5 प्लस 14, तो अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट में ऐसा आंसर आएगा 16 अपॉन 5 का 3.5 समथिंग आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, माइनस और प्लस का, 16 की जगह माइनस की जगह प्लस करेंगे और तो प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो इसको अगर करें तो अगर 4 से 4 यहाँ आ जाएगा, इंटू 8 प्लस 10 माइनस 14, तो 32 प्लस 10 माइनस 14, तो 42 माइनस 14, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 28, तो हमारा आ रहा है 28। तो हम क्या देख रहे हैं, केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो एक ऐसा है जो सही इक्वेशन के आंसर लाने में हमें हेल्प कर रहा है, हमें 12 लाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हमको 12 लाना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइंस को आपस में इंटरचेंज करना होगा। इसको इंटरचेंज करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज इन गिवन विद वन टर्म मिसिंग सेलेक्ट अ करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला लुप्त टर्म के साथ दी गई है, दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हमको एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें पता चलना है कि आगे क्या आएगा। अगर हम बात करें सॉल्व करने की, ध्यान करें तो यहाँ से हम अगर फर्स्ट लेटर देखें तो ई से लेकर एफ, एफ से लेकर जी, जी से लेकर एच, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब फर्स्ट वाला लेटर की जो पोजीशन है वो -1 हो रही है, तो अगर ई से यहाँ एफ में -1 हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा टर्म रहा होगा उसका -1 हमारा ई रहा होगा, तो यहाँ -1 रहा होगा, तो डी का अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन की बात करें, आई से लेकर के तक, आई जे के, ये -2, ये के से लेकर एम तक -2 और एम से लेकर ओ तक -2, यानी कि आई से हमारा -2 हो रहा है तो
हम ये अगर यहाँ पे जो हमारा रहा होगा वहां से i-2 रहा होगा, तो अगर इसका -2 करें तो यहाँ पे हमारा g आता है, क्योंकि g का -2 होता है i, तो यहाँ पे आएगा g। फिर k देखते हैं, k lmn। अब यहाँ पे -3 हो रहा है, NOPQ, ये भी -3 और ये भी -3, तो थर्ड वाले लेटर में हमारा हो रहा है -3, तो यहाँ पे क्या होगा h, यहाँ पे हमारा आ जाएगा h। तो अगर हम देखें तो d से लेकर d से यहाँ पे -1 e, फिर g से -2 करेंगे i और h से -3 करेंगे k। तो ये जो हमारा है ये हमारी दी हुई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें हमारा क्या लॉजिक चल रहा है, -1, -2 और -3 का। और हमने बताया था जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम ऑप्शन से आंसर देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से आंसर देखने में हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हमने ऑप्शन से देखा तो DGH आया। अब DG हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, DGH हमारा दिया हुआ है C ऑप्शन में, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो यही सब तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नेवी शिप स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पोर्ट। 2 नौसेना के जहाज एक ही बंदरगाह से शुरू होते हैं। शिप A travels 23 किलोमीटर वेस्ट, then turns to its left and travels 19 किलोमीटर। Ship B travels 19 किलोमीटर वेस्ट, then turns north and travels 5 किलोमीटर, then turns to his left and travels 4 किलोमीटर। Where is ship A with respect to ship B? 2 नौसेना के जहाज दिए हुए, उनकी कुछ डिस्टेंस दी हुई है कि वो कितने डिस्टेंस पे चलते हैं। फिर अंत में हमसे पूछा गया है जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ पर है। सॉल्व करें, अगर डायरेक्शन की बात करें, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। 2 नौसेना के जहाज एक ही बंदरगाह से शुरू होते हैं, ठीक है, माना ये है बंदरगाह। फिर बोला है जहाज ए 23 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ता है। यहाँ से चला, 23 किलोमीटर की यात्रा करा उसने, और 23 किलोमीटर की यात्रा करके बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर की यात्रा करा। फिर जहाज बी ने क्या किया, 19 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा। यहाँ पे अगर बी की बात करें, बी भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से 19 किलोमीटर चला, 19 किलोमीटर चल के वो 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगर ये 19 किलोमीटर हुआ, ये यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस हमारी थी 23 किलोमीटर। ये यहाँ पे पहुँचा था, इस 9 किलोमीटर कितना चला था, 19 किलोमीटर चला था, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा और यहाँ पे लेफ्ट मुड़ के कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है। अब बोला है जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है। अब जहाज ए हमारा इस पोजीशन पे है, जहाज बी हमारा इस पोजीशन पे है, तो हमें जहाज ए की पोजीशन फाइंड करनी, यानी ये जो पोजीशन है ये पोजीशन फाइंड करनी है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो हम क्या देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर पे है। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय भी अगर हम थ्योरम लगाते हैं तो देखिए यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला था, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 19 किलोमीटर था। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 किलोमीटर ये चला, ये वापस आ गया था 19, यहाँ पे बचा था 1, टोटल ये 19 किलोमीटर चला, 19 किलोमीटर से 4 किलोमीटर वापस आया, यहाँ पे आया 15। तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई ये हमारी हो गई 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर हो गई। तो 15 किलोमीटर ये है और 15 और ये था 19। अगर यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लें, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये ठीक। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये किस दिशा में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है नॉर्थ दिशा की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ अगर जा रहा है
तो ये हमारी हो जाएगी 19 और बाकी ये 24। तो हमारी ये टोटल 24 किलोमीटर नॉर्थ डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बेस पे हमें 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। यू हैव टू कंसीडर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू even if it seems to be a variance from a commonly known facts। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको कथन को सत्य मानना और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। हमारा ये सिलॉक्सो क्वेश्चन है। सिलॉक्सो क्वेश्चन सॉल्व करना बता चुकी हूँ मैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट दिए ऑल सीजर्स आर नाइस। सभी कैंची चाकू है। अगर ये कैंची हुई हमारी तो कैंची सारी की सारी क्या है हमारी, चाकू। ठीक, फिर दिया है कुछ ब्लेड कैंची है। ब्लेड है, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन क्या है, कैंची है हमारा। ठीक, तो अब बोला गया है कि सम नाइफ्स आर ब्लेड्स, कुछ चाकू ब्लेड है। तो हाँ, कुछ चाकू ब्लेड होगा। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि जितना पोर्शन कैंची का है, कंप्लीट पोर्शन, वो सब हमारा चाकू में आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सारा पोर्शन कैंची का चाकू में आता है तो ब्लेड का जो कुछ पोर्शन कैंची में है वो पोर्शन चाकू में भी होगा। तो इस वजह से इसका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। फिर बोला है सभी ब्लेड चाकू है। तो कुछ ब्लेड तो चाकू हो सकते हैं लेकिन सभी ब्लेड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि ब्लेड का कुछ पोर्शन कैंची है। ये हमें 100% प्योर वैल्यू दी हुई है कि ब्लेड का इतना पोर्शन जो है वो हमारा कैंची में आता है। लेकिन ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नहीं कह सकते ये कैंची में आता है कि नहीं आता है, या उसका चाकू से कोई संबंध है। हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी का केस हो तो हम मान सकते हैं कि सभी ब्लेड का चाकू होना संभावना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं दिया हुआ है तो हम कहेंगे सभी ब्लेड चाकू है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या देख रहे हैं कि केवल जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन है, वही हमारे दिए हुए स्टेटमेंट को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है और जो वैल्यू हमें 100% श्योर दी होती है वही हमारा सही होता है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो अब ये हमने देख लिए किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। हमने आज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पढ़ा, वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी पढ़ा, सिलॉक्स पढ़ा। अब धीरे धीरे प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरह से आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स में बेसिक से पढ़ाए गए हैं, तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप उसको इजीली सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, उसका आंसर दिया जाएगा। सारे के सारे कोई भी क्वेरी हो आप उसमें पूछ सकते हैं तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।